हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास का बेसिक्स, जिसमें वेक्टर हम पढ़ रहे थे, और वेक्टर का आज हमारा तीसरा पार्ट रहेगा। देखिए बच्चों, हमने सदिश योग के नियम पढ़े थे। अब जो सदिश योग के नियम हमने पढ़े, उसमें हमने त्रिभुज सदिश योग के नियम पढ़ लिए और समांतर चतुर्भुज सदिश योग के नियम भी पढ़ लिए। और समांतर चतुर्भुज सदिश योग के नियम से जो फॉर्मूलेज ड्राइव होते हैं, उन फॉर्मूलोज को आज हम समझने वाले हैं। तो ध्यान से क्लास को देखें, पूरी क्लास लें, ताकि आपको सब कुछ चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ जाएं। देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको टॉपिक बता देता हूँ। आपका जो हम समझने वाले हैं वो आपका है समांतर चतुर्भुज सदिश योग नियम। समांतर चतुर्भुज सदिश योग नियम। तो इसको ध्यान से समझे। देखिए, जो त्रिभुज का हमने एक फॉर्मूला देखा था, परिणामी जो सदिश है उसका जो फॉर्मूला देखा था, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज यहीं से निकलने वाले हैं। चलिए फिर मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं, आपके एक त्रिभुज का निर्माण कर लेता हूं। क्या हो गया इसको? चलिए, मैं यहाँ अपने एक त्रिभुज का निर्माण कर लेता हूँ। आप ध्यान से देखें इस चीज़ को। इसका भी तो कलर ऐसा ही है क्या? चलिए, रेड कलर में ले लेते हैं। ये मैंने एक सदिश ले लिया है, फिर ये मैंने दूसरे सदिश का निर्माण कर लिया है, और ये इन दोनों का जो परिणामी है उसका मैंने निर्माण कर लिया है। ध्यान से देखते जाएं चीज़ों को, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ताकि आप आसानी से तीर का निशान जो है वो आपको आसानी से दिखाई दे जाए। चलिए, अब दिख रहा है। ये मैंने एक त्रिभुज है, त्रिभुज का निर्माण किया है, और इस त्रिभुज के आधार पर ही मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करता हूँ। अब देखिए, इस पर मैंने एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेना है। आप ध्यान से देखें इस चीज़ को भी। इस त्रिभुज पर ही मैंने एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेना है। तो ये मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ध्यान से देखें, आपको दिख रही होगी चीज़ें। ये मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। देखिए, ये मान लो मेरे पास ए सदिश है, ये मेरे पास सदिश बी है, और ये सदिश जो इन दोनों का परिणामी है वो आर सदिश है। इनको हमने पहले से ही देख लिया है। मैं यहाँ बिंदु दे देता हूँ। मान लो ये बिंदु आपका पी है, ये क्यू है, आर हमने यहाँ ले रखा है, तो मैं इसको एस नाम दे देता हूँ और ये टी नाम दे देता हूँ। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू एस टी का निर्माण कर लिया है। और यहाँ पर जो सदिश ए है उसकी दिशा इस दिशा में है P से Q की ओर, फिर Q से S की ओर सदिश B है, और इनका जो परिणामी है P से S की ओर वो R सदिश है। इनका जो परिणामी है P से S की ओर वो कौन सा है? R सदिश है। तो बच्चों देखिए, ये जो कोण है, मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है उसको हम थीटा लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? थीटा। फिलहाल मैं इस कोण को थीटा मान लेता हूं। ये जो कोण मैं यहाँ बीच में ले रहा हूं, ये जो कोण है वो कितना है? थीटा कोण है। कितना कोण है? थीटा कोण। अब ये कोण मैंने यहाँ पर थीटा इसलिए रखा है क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई जो सदिश है उस सदिश को उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। उस सदिश को उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो अगर मान लो मैं इस सदिश की बात करता हूं यहां पर, तो देखिए इन दो सदिशों के बीच, अब सदिश कौन से हो गए? सदिश ए, और ये जो बी सदिश है वो मैं यहां लेके आ गया। तो सदिश ए और सदिश बी के मध्य का जो कोण है वो कितना हो गया? थीटा हो गया। अब मैं इस सदिश को यहां से अगर इस जगह लेके जाता हूं, तो आप एक चीज को थोड़ा ध्यान से नोट करें इस चीज को। ये देखो, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, तो इसको समझने की कोशिश करें आप। ये जो सदिश यहाँ था उसको मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया, और इसको मैं वापस डॉटेड लाइन को यहाँ लगा देता हूँ। अब देखिए, आप ये चीज देखिए कि भाई ये जो एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर अगर ये थीटा कोण है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी कोण कैसा बनना चाहिए? थीटा कोण बनना चाहिए। कौन सा कोण की बात कर रहा हूं? इसको मैं अगर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देता हूं, क्या कर देता हूं? इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देता हूं। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। आप देखिए इसको, इसको इसको मैंने अगर आगे बढ़ा दिया, तो एक रेखा, इस एक ही रेखा पर दो समांतर सदिश हैं, तो ये जो कोण बनने वाला है वो कोण कितना होगा बच्चों?
थीटा कोण होगा। यानी अगर इस कोण की बात करूं तो ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा कोण हो जाएगा। कितना कोण हो जाएगा, थीटा। और अब मैं यहां से लंब डाल देता हूं, इस जगह से मैंने एक लंब डाल देता हूं, जिसका कलर चेंज कर दिया मैंने ताकि आप आसानी से समझ सको। ये डाल दिया मैंने यहां पर लंब। अब मैं इन सभी को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये मैंने इस पर लंब डाल दिया है। चलिए, यहां अगर ये लंब डाला है तो ये जो कोण है वो आप सब जानते हो कि भाई जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। और अगर पी टी जो रेखा है वो अगर थीटा कोण बना रही है पी क्यू भुजा पर, तो इस पी क्यू ही भुजा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और इस पर जो क्यू एस रेखा है वो भी कितना बनाएगी, थीटा कोण बनाएगी। क्योंकि क्यू एस और पी टी दोनों भुजाएं एक तरीके से हैं, समांतर भुजाएं हैं। कैसी है, समांतर। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये दो समांतर है और इनके मध्य ये जो कोण बन रहा है ये थीटा है, तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा। यहां अगर मैं दूसरा कोण बनाता हूं और वो समांतर है इसके, तो वो भी जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, थीटा ही बनेगा बच्चों। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके। आगे देखिए इसको। अब इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं। मान लो ये जो बिंदु है इसका नाम कर देते हैं एम नाम है। इसका जो बिंदु का नाम है वो कौन सा हो गया, एम नाम हो गया। अब देखिए थोड़ी देर के लिए अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि ये जो यहां पर मैंने लंब डाला है इस लंब को यहां शिफ्ट करता हूं इस जगह। थोड़ी देर के लिए समझना, अगर मैंने इसको यहां शिफ्ट कर दिया और ये मेरा सदिश है बी सदिश। कौन सा सदिश है, बी सदिश। तो बी सदिश में आपने ये पढ़ा होगा और आगे भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा मैं इधर बनाता हूं, आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर ये मेरे पास एक त्रिभुज है या यूं मान लो कि ये मेरे पास एक सदिश है, ये ए सदिश। ये कौन सा सदिश है, ए सदिश। और ये ए सदिश जो है वो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। थीटा कुछ भी कोण बना सकता है, 10 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, कोई भी। तो अगर ये ए सदिश जो है वो इस एक्स अक्ष के साथ, कौन से अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो अगर मैं इसके इस एक्स अक्ष वाले घटक की बात करूं, एक्स अक्ष वाले घटक की बात करूं, तो ये घटक होगा बच्चों ए कोस थीटा। घटक क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। और अगर मैं इसके इस ऊर्ध्वाधर घटक की बात करूं जो वाई अक्ष पर है, वो हो जाएगा बच्चों ए साइन थीटा। तो आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर सदिश एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है तो एक्स अक्ष पर आपका एक कोस थीटा घटक होगा, और जिस तरफ थीटा कोण नहीं बना है, जिस तरफ कोण हमें नहीं दिया हुआ है, उधर जो घटक होगा वो होगा बच्चों साइन थीटा। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए इसको आगे समझने की कोशिश करें। अब देखो, हमने एक सदिश लिया है, यहां पर सदिश बी है। हमारा सदिश कौन सा है, सदिश बी। और सदिश बी जो है वो यहां पर थीटा कोण बना रहा है। इसका मतलब ये जो घटक होगा ये घटक हो जाएगा इसका कौन सा, बी कोस थीटा। कौन सा घटक हो जाएगा बच्चों, बी कोस थीटा। और अगर मैं इसका ऊर्ध्वाधर घटक की बात करूं तो वो हो जाएगा बी साइन थीटा। यानी ये जो घटक है ऊर्ध्वाधर, जिधर कोण नहीं दिखाया हुआ है, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। और इस बी साइन थीटा वाले ऊर्ध्वाधर घटक को मैं अपने जगह पर वापस ले आता हूं, तो ये बी साइन थीटा होगा। तो ये जो घटक है यहां पर, ये भी कितना होगा बच्चों, ये भी बी साइन थीटा ही होगा। क्योंकि दूरियां तो इन दोनों भुजाओं के मध्य की बराबर है, कहीं भी ले जाओ आप, क्योंकि दोनों ही भुजाएं कैसी है, समांतर। टी एस और पी क्यू एम आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों ही भुजाएं कैसी है, समांतर। क्योंकि हमने यहां पर समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया है। तो ये बात आपके समझ आ जानी चाहिए कि यहां पर ये जो दूरी है कहां से कहां तक की, क्यू से एम तक की। कहां से कहां तक की, क्यू से एम तक की। तो ये तो हो गई बी कोस थीटा। और एम से एस तक की जो दूरी है वो हो गई बच्चों बी साइन थीटा। एम से एस तक की जो दूरी है वो कौन सी होगी, बी साइन थीटा। अब देखिए थोड़ा सा इसके अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बी कोस थीटा हो गई और ये हो गई बी साइन थीटा। अब मैं अगर इस परिणामी की बात करूं आर की, और आर को समझने के लिए मैं पहले ये ले लेता हूं कि भाई ये त्रिभुज पी एम एस, कौन सा त्रिभुज ले लेता हूं, पी एम एस। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, फिर उधर आपको समझा दूंगा। तो यहां कर दिया, आपको दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा है। चलो अब मैं यहां समझाता हूं आपको। मैं बात करता हूं कौन से की, त्रिभुज पी एम एस में। कौन से त्रिभुज में, पी एम एस में। आप इसको समझना, कौन सा त्रिभुज लिया मैंने, पी एम एस। तो ये जो पी एम एस है ये एक समकोण त्रिभुज है।
कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में अगर मैं इस परिणामी की बात करूं, किसकी? परिणामी की। कौन सा परिणामी? आर की। तो परिणामी जो आर होगा बच्चों, उस आर परिणामी का जो परिमाण होगा वो परिमाण क्या हो जाएगा? अच्छा, परिमाण को भी छोड़ो आप, समकोण त्रिभुज में चलो पूरा ही बेसिक से चलते हैं। भी जो समकोण त्रिभुज है, कौन सा? पीएमएस। तो इस पीएमएस समकोण त्रिभुज में आपको मान लो कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ही ज्ञात करना है, क्योंकि यही आर परिणामी है और हम परिणामी का परिमाण ही निकाल रहे हैं, परिणामी का परिमाण ही निकाल रहा है, जिसमें आपको देखो पी एम जो आधार है वो दे रखा है और एम एस वो भी हमें दे रखा है। तो फिर मैं यहां पर लगा देता हूं कि भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर समकोण त्रिभुज में तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज में होता है। तो कर्ण यहां पर हमारे पास है पी एस का स्क्वायर, किसका? पी एस का, यही कर्ण है पी से लेकर एस तक। तो पी एस का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा आधार। देखिए बच्चों आधार कौन सा है? पी एम। तो आधार हो गया आपका पी एम का स्क्वायर प्लस लंब, लंब है एम एस, लंब कौन सा है? एम एस, इसका स्क्वायर। पी एस का स्क्वायर है मतलब मैं यहां लिख सकता हूं आर का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास पी एम जो है उसको मैं लिख सकता हूं पी क्यू प्लस क्यू एम। पी एम जो है वो क्या हो जाएगा? पी क्यू प्लस क्यू एम। तो पी क्यू की जो दूरी है, परिमाण की बात करें, सदिश तो ए है, अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण कितना है? ए। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ए प्लस बी कोस थीटा इसका होल स्क्वायर। देखिए पी से क्यू तक ए दूरी है, क्यू से एम तक बी कोस थीटा ही हमने ज्ञात किया अभी। और फिर हो जाएगा एम एस, एम से एस तक दूरी कितनी है? बी साइन थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं ये जो आपका आर सदिश है और सदिश का परिमाण है जिसको मैं केवल आर के रूप में लिख सकता हूं, इसको हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल देते हैं। आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फॉर्मूला मैं यहां लगाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये हमारे पास ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां बी के रूप में है बी कोस थीटा। बी के रूप में कौन है? बी कोस थीटा। तो बी स्क्वायर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, 2ab। तो ये हो जाएगा 2ab में ए तो ए है, बी है बी कोस थीटा, फिर प्लस में यहां बी साइन थीटा का भी क्या है? होल स्क्वायर। तो मैं यहां पर इसको भी खोल देता हूं, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस जो डेरिवेशन है उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमारे पास जो आर सदिश है उसका जो परिणामी है बच्चों, आर सदिश का जो परिणामी है वो परिणामी क्या हो जाएगा? देखिए ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं इन दो टर्म से। तो जब मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में ये बच जाएगा 2ab कोस थीटा। यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। और जैसे ही आपने ये चीज देखी आपके दिमाग में एक चीज और आ जानी चाहिए कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये तो सर्वसमीका है जिसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। देखिए अब आराम से इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि अगर इसका मान 1 होता है तो हम इस आर सदिश के परिणामी को लिख सकते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। और यही हमारे पास परिणामी का परिमाण है। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, परिणामी सदिश। कौन सा सदिश? परिणामी सदिश। और परिणामी सदिश का क्या है? परिमाण है। परिणामी सदिश का क्या है? परिमाण है बच्चों। ये है परिणामी सदिश का परिमाण। फटाफट देखिए स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें और चीजें यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए।
अब देखिए हम अलग अलग स्थितियों पर अध्ययन करेंगे। अलग अलग स्थितियां कौन सी? जैसे थीटा का मान बदलेंगे। मान लेते हैं दो सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री हो, यानी कि समांतर सदिश हो। मान लेते हैं दो सदिशों के बीच का जो कोण है वो 180 डिग्री हो, यानी विपरीत सदिश हो, जिसको हम ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं। और मान लीजिए दोनों सदिशों के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री हो, यानी थीटा 90 डिग्री हो, तो कौन सी स्थिति बनती है? आइए उनका अध्ययन करते हैं। और ये जो मैं इनका रिजल्ट निकालूंगा आपका 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ये आपको सीधे सीधे आने चाहिए, क्योंकि यहीं से सीधे क्वेश्चन उठेंगे। और क्वेश्चन सीधे आपको कैलकुलेशन, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ इस रिजल्ट पे जाना है। ये जो हमने रिजल्ट निकाला है ना, आपको इस रिजल्ट पे जाना है। ये रिजल्ट क्या निकला है, बस ये ध्यान में रखना है। थीटा बदलेगा, जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे परिणामी का परिमाण बदलता जाएगा, और परिणामी का जो परिमाण है वो डिपेंड करेगा किस पर? थीटा पर। तो जैसे जैसे थीटा बदल गया वैसे वैसे परिणामी का परिमाण बदलता जाएगा। तो आपको विशेष तौर पे इस चीज का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कैसे निकला वो आपको बता दिया ताकि आप आसानी से समझ सको। अब ये सीधा सीधा रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर मैं ये मान लेता हूं कि जो थीटा का मान है, किसका मान है? थीटा का। इसको चलो यही मैं छोटा कर देता हूँ, छोटा करके फिर मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। थोड़ी देर ये इसकी स्पीड इसकी कम है, अपन थोड़ा तेज चल रहे हैं। देखिए, अगर पहली स्थिति ये है तो हम इसमें केस समझने की कोशिश कर रहे हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है कि यदि थीटा बराबर हो 0 डिग्री, थीटा बराबर कैसा हो? 0 डिग्री। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो क्या होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ये है कि जो दोनों सदिश हैं वो दोनों सदिश एक ही दिशा में है, एक दूसरे के समांतर है, एक समान सदिश है, ऐसा हो सकता है। तो चलिए, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो सदिश कौन से हैं? सदिश ए और सदिश बी। एक तो सदिश आपका ये और एक सदिश बी, इन दोनों के मध्य का कोण 0 डिग्री होगा, यानी ये कैसे हो गए? समांतर सदिश हो गए। तो जो परिणामी है उसका जो परिमाण होगा, देखो यहां से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0, 2ab कोस 0 क्या हो गया? 2ab कोस 0। अब देखिए, हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो कोस 0 है उस कोस 0 का मान होता है 1। क्या होता है? 1 होता है प्यारे बच्चों। तो आपका जो परिणामी का परिमाण है वो हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस 0 का मान आपका क्या रख दिया? 1 रख दिया। देखिए, इससे आपको कुछ पता चल रहा होगा, आपको एक समीकरण याद आ रही होगी कि सर यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर प्लस जो 2ab होता है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। बिल्कुल यही होता है बच्चों। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं कि जो r का परिणामी है वो हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका क्या है? रूट। अब आपको पता है कि भाई स्क्वायर और रूट के तो बिल्कुल नहीं बनती हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 और स्क्वायर पावर 2 होती है। तो ये जैसे ही एक दूसरे को निरस्त करेंगे हमारे पास क्या निकल जाएगा? इसका जो परिमाण निकलेगा आपके पास, जस्ट 1 मिनट देखिए, अब मैं यहाँ परिमाण लिख देता हूँ। परिमाण जो निकलेगा वो निकलेगा बच्चों, आर सदिश का जो परिमाण है वो हो जाएगा a प्लस बी, और ये परिमाण जो होता है वो अधिकतम परिमाण होता है। इसको हम आर मैक्सिमम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर मैक्सिमम नाम से जानते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक अंतिम रिजल्ट ये ध्यान में रखना है कि जब दोनों सदिश एक दूसरे से 0 डिग्री पर हो तो सीधा सा उसका जो परिमाण होगा वो हो जाएगा क्या? आर सदिश बराबर a प्लस बी। अब देखिए दूसरी स्थिति, अगर मान लो केस सेकंड के बारे में हम स्टडी करते हैं। केस सेकंड है बच्चों, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो, यानी दोनों के मध्य का जो कोण है वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री होगा तो हम सीधा सा इसका परिणामी जो होगा वो हो जाएगा आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां आ गया कोस 180 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए भाई कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है। तो सिंपल सी बात है सर, कोस 180 डिग्री जो है उसका मान होता है -1। कोस 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो आपका ये जो आर सदिश इसका परिणामी हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab। ये मैं -1 आएगा, -1 यहाँ +1 से गुणा होगा तो -2ab हो जाएगा। और ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये तो a² + b² -2ab तो होता है a - b का होल स्क्वायर होता है। a - b का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। और अब हम कुल मिला के इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे सिंपल सा ये हो जाएगा आपका r सदिश का परिणामी जो है a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। फिर वही बात कि रूट और स्क्वायर के आपस में नहीं बनती हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा r सदिश बराबर a - b। ये रिजल्ट तब याद रखना है जब दो सदिश एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर हो, विपरीत फॉर्म में हो, ये भी ध्यान रखना है। और अब हम तीसरी स्थिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, केस थर्ड। देखिए बच्चों, केस थर्ड सिंपल सा, अगर थीटा का मान 90 डिग्री आ जाए, थीटा का मान कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए, तो जब थीटा 90 होगा तो जो आपका आर सदिश है वो हो जाएगा √a² b² + 2ab कोस 90। और आप जानते हैं कि भाई कोस 90 का मान होता है 0। कितना होता है? 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलिए इसको मान रख देते हैं। जब ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी तो ये आ जाएगा आपका r सदिश बराबर √a² + b²। और ये जब आता है जब हमारे पास थीटा का मान कितना हो? 0 डिग्री। जैसे हमने ज्ञात किया था एक त्रिकोणमिति के लिए, जब हमने ये कहा कि भाई लंब 3 मीटर है, आधार 4 मीटर है, तो बताइए कि इसका जो परिणामी होगा, जिसको हम कर्ण कह के जानते हैं, वो कितने मीटर का होगा? 5 का होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, सिंपल सी कितना हो जाएगा? 5 मीटर का परिणामी हो जाएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये जो हमने a - b निकाला है, ये होता है परिणामी का न्यूनतम मान। क्या होता है? न्यूनतम मान होता है। तो देखो यहां से आपको एक चीज तो नोट की होगी, एक चीज तो आपको क्लियर पता चल रही होगी कि भाई जो परिणामी होगा उसका मान वेरी करेगा। भाई जो बीच का कोण है परिणामी, वो 0 से लेकर 180 तक का होता है। जो कोण होगा वो कितना होगा? 0 से 180 तक का। तो जब हम 0 लेके चल रहे हैं तब तो परिणामी का जो मान है वो अधिकतम आ रहा है a + b। जब हम 180 लेके चल रहे हैं तो उसका न्यूनतम आ रहा है a - b। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दो सदिशों का परिणामी है उसका परिमाण जो है वो a - b से तो बड़ा ही होगा। a - b के बराबर या a - b से कितना होगा? बड़ा होगा। वहीं पर ये हमेशा ही a + b से छोटा या उसके बराबर होगा। यानी अगर अधिकतम मान है तो वो जुड़ सकते हैं, अगर वो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो। न्यूनतम है तो वो आपस में घट सकते हैं अगर विपरीत दिशा में है तो ये चीज जो है वो ध्यान रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण जो है वो a - b, a और b भी हमारे दोनों सदिश है जिनका परिणामी r की बात कर रहे हैं। तो जो परिणामी सदिश r है उसका जो मान होगा, जो परिमाण होगा, वो a - b से a + b के बीच में वेरी करता है। a - b भी हो सकता है, a + b भी हो सकता है। यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, समस्या नहीं रहनी चाहिए। चलिए यहां तक हो गया तो फिर मैं एक क्वेश्चन करवा के आपको कोशिश करता हूं कि ये चीज और ज्यादा आपकी क्लियर हो जाए। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका ये कि दो सदिश हैं, दो सदिश और दो सदिश का जो परिमाण है वो 3 न्यूटन व 4 न्यूटन है। दो सदिशों का जो परिमाण है वो कितना है? 3 न्यूटन व 4 न्यूटन है। अब आपको परिणामी का परिमाण निकालना है, परिणामी का परिमाण ज्ञात करना है। और वो कब कब ज्ञात करना है? जिसमें आपकी पहली स्थिति होगी अगर आपका थीटा जो है वो 0 डिग्री हो। थीटा कितना हो? 0 डिग्री। दूसरी स्थिति आपकी ये होगी कि अगर आपका थीटा जो है वो 180 डिग्री हो। और तीसरी स्थिति आपकी ये होगी कि अगर आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री हो। इसका कहने का मतलब ये है कि दो सदिश हैं, एक सदिश तो जिसका परिमाण है 3 न्यूटन और दूसरा सदिश जिसका परिमाण है 4 न्यूटन। फटाफट सोल्व करने की कोशिश करें। देखें, दो सदिश हैं जिसमें एक सदिश 3 न्यूटन का है, दूसरे सदिश का परिमाण है 4 न्यूटन। इनके परिणामी का परिमाण ज्ञात करना है, जबकि ये दोनों जो सदिश हैं वो एक बार तो
0 डिग्री पर है, दूसरी बार 180 डिग्री पर है और तीसरी बार 90 डिग्री पर है। चलिए आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन कुछ समझ में आया होगा। अब मैं इसको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसका कहने का मतलब है कि मान लो मेरे पास ये कोई एक बॉक्स है, ये मेरे पास एक क्या है, बॉक्स है, और इस बॉक्स पर दो सदिश काम कर रहे हैं, एक 3 न्यूटन का और दूसरा 4 न्यूटन का, और दोनों के मध्य का कोण जो है वो बच्चों कितना है, 0 डिग्री है। दोनों के मध्य का कोण जो है वो कितना है, 0 डिग्री। इसका मतलब 3 न्यूटन का जो सदिश है वो भी इसी दिशा में है और 4 न्यूटन परिमाण का जो सदिश है वो भी इसी दिशा में है। दोनों एक दूसरे के समांतर है। दोनों के मध्य का जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री। और यहां अगर परिणामी का परिमाण पूछे तो मैंने आपको यही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको सीधा कर देना है a प्लस बी, दोनों सदिशों का जो योग है वो कर देना है। दोनों सदिशों का क्या कर देना है, योग कर देना है। अगर इनका क्या पूछा जाए, परिमाण पूछा जाए, तो आपका जो परिमाण है r वो हो जाएगा 3 + 4 यानी 7 न्यूटन का बल वो एक ही दिशा में लग रहा है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं व्यवहारिक रूप से। अगर आप व्यवहारिक रूप से जानना चाहें तो आप देखिए कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स को दो आदमी एक ही दिशा में खींच रहे हैं। एक आदमी 3 न्यूटन का बल लगा रहा है, दूसरा आदमी 4 न्यूटन का बल लगा रहा है। इसका मतलब उस बॉक्स पर जो परिणामी बल लग रहा है वो 7 न्यूटन का है, क्योंकि दोनों ही जो व्यक्ति बल लगा रहे हैं वो एक ही दिशा में खींच रहे हैं, एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं। तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन। उससे पहले हमने ये चीज़ समझी भी थी। यहाँ देखिए अगर दोनों के मध्य का कोण 0 डिग्री है, कितना है, 0 डिग्री, तो आपका जो परिणामी का परिमाण होगा वो a + b होगा। दोनों को हमें जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, जोड़ना है। अजय फिर हम वापस उधर चल लेते हैं। तो ये तो हो गया पहले का आंसर। अब दूसरे का आंसर, दूसरे में देखिए ये कह रहा थीटा बराबर 180 डिग्री है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये मेरे पास मेरा बॉक्स है और इस बॉक्स पर एक जो बल है 3 न्यूटन का वो अगर इधर लग रहा है तो दूसरा जो बल है वो इसकी जस्ट विपरीत दिशा में लग रहा है। कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का। दूसरा जो बल है वो जस्ट इसके विपरीत दिशा में लग रहा है और कितने न्यूटन का लग रहा है, 4 न्यूटन का लग रहा है। दोनों के मध्य का जो कोण है वो कितना है, 180 डिग्री है। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में। अब देखिए कोई एक व्यक्ति है, मान लो मैं ही यहाँ खड़ा हूं। अब मेरे को इधर 3 न्यूटन से खींचा जा रहा है, इधर मेरे को 4 न्यूटन से खींचा जा रहा है। वाजिब सी बात है कि मैं इस 4 न्यूटन वाले बल की ओर जाऊंगा, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जाऊंगा जितनी स्पीड से यहां पर ये बॉक्स जा रहा है। मैं परिणामी बल 1 न्यूटन की स्पीड से जाऊंगा। कितने न्यूटन से, 1 न्यूटन की स्पीड से, क्योंकि 3 न्यूटन का जो इधर बल लगाया जा रहा है वो इधर वाले 3 न्यूटन को तो निरस्त कर रहा है। उसके पश्चात परिणामी बल कितना बच गया, 1 न्यूटन। वो 1 न्यूटन बल से मेरे को उस साइड में खींचेगा। अगर दोनों ही साइड में 4-4 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो मैं अपनी जगह पर स्थिर रहूंगा, क्योंकि दोनों ही दिशाओं में कितना है, 4-4 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो परिणामी है उसका मान यहाँ पर न्यूनतम आने वाला है a - b का परिमाण। अच्छा a - b में देखिए हमेशा हम a को किसको मानेंगे, b किसको मानेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाना है, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। तो आपका जो AR परिणामी है वो हो जाएगा 4 - 3 और यहाँ जो परिणामी बल लगने वाला है वो कितना लगने वाला है बच्चों, वो 1 न्यूटन का लगने वाला है। कितना न्यूटन का, 1 न्यूटन का। और इसकी अगर दिशा पूछी जाए तो ये दिशा जो होगी वो होगी 4 न्यूटन वाले बल की दिशा में, 4 न्यूटन वाले बल की दिशा में। यहां तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। अब देखिए तीसरी स्थिति में ये यूं कह रहा है कि भाई ये तो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स पर एक बल तो लग रहा है इस क्षैतिज रूप में 3 न्यूटन का। कितने न्यूटन का लग रहा है, 3 न्यूटन का। और दूसरा जो बल लग रहा है वो इस पर लंबवत लग रहा है। कैसा लग रहा है, लंबवत ऊपर की तरफ लग रहा है ऐसे, और वो 4 न्यूटन का। अब इनका परिणामी, अब देखिए हमने इसके बारे में पहले भी अध्ययन किया था कि मान लो ये मेरा बॉक्स है और इस बॉक्स पर एक बल इधर है, एक बल इधर है, तो इसका परिणामी इनके ठीक बीच में होगा। परिणामी जो होगा वो कहाँ होगा, इन दोनों के ठीक बीच में होगा। बस वही बात यहां ध्यान रखनी है कि इनका जो परिणामी होगा वो परिणामी इनके ठीक बीच में होगा और इसका परिमाण कितना होगा, वो R सदिश है। ये कौन सा है, R सदिश। और इस R सदिश का जो परिमाण है वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जब 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला डेराइव किया था हमने कि अगर 90 डिग्री है दोनों सदिशों के मध्य का, तो आपको a² प्लस b² का रूट निकालना है। जैसा हम कर्ण ज्ञात करते हैं ठीक वैसा ही हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। तो कुल मिला के जो आपका R परिणामी है वो हो जाएगा 5 न्यूटन।
कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, यानी इस परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत ईजी चीज़ है, कोई ज़्यादा कंफ्यूज वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से ही करने की कोशिश करें। और ये आपका कुछ समांतर चतुर्भुज का रोल था, जिसको हम किस तरीके से करते हैं ये समझ में आ गया। अब देखिए इसमें हमने जो रिजल्ट निकाला, इससे अगर मान लो ये पूछते हैं आपसे कि भाई ये जो 3 और 4 न्यूटन का जो सदिश है, दोनों जो जिनका परिमाण दिया हुआ है, इनका जो परिणामी होगा वो परिणामी क्या 7 से अधिक हो सकता है या क्या 1 न्यूटन से कम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों। ये बात आपको गौर करके सुन लेनी है कि भाई जो अधिकतम मान है वो तो आपका a प्लस बी होगा, यानी कितना हो जाएगा 7 न्यूटन होगा, और जो न्यूनतम मान है वो 1 न्यूटन हो जाएगा 4 माइनस 2। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 न्यूटन का और 4 न्यूटन का जो बल लग रहा है, जो परिमाण है बलों का, वो चाहे कोई से भी कोण पे लगे, चाहे वो थीटा 180 पर लगे, चाहे वो 90 पर लगे, चाहे वो 100 पर लगे, चाहे 120 पर लगे, किसी भी कोण पर लगे, ये कभी भी 1 न्यूटन से कम नहीं होगा और कभी भी 7 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी थी। ये देखिए, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान में रखो। यानी जो परिणामी R है उसका मान a माइनस बी का मतलब 1 न्यूटन, और a प्लस बी यानी यहाँ पर 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7 न्यूटन। तो जो R का मान है वो 1 से 7 के बीच में वेरी करेगा, इंक्लूडिंग 1 और 7। 1 और 7 को इंक्लूड करते हुए इन दोनों के बीच में ही वेरी करेगा। मैंने ये जो चिन्ह लगाया इसका मतलब इसके बराबर भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसके बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है और 1 से 7 तक 7 भी हो सकता है। 1 से 7 तक कोई सा भी मान हो सकता है। वैसे हमने इसका रिजल्ट निकाल दिया था 5 न्यूटन, जब ये कितने डिग्री पर हो 90 डिग्री पर हो। कितने डिग्री पर हो 90 डिग्री पर हो। जब ये 180 डिग्री पर हो तो 1 न्यूटन आ जाएगा, और जब ये 0 डिग्री पर हो तो 7 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। बहुत ईजी चीज़ें हैं, ध्यान लगा के पढ़ने की कोशिश करें। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।